So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताना, मैसेज करके बताना कि आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे हुआ। जिन लोगों का भी इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। और जिन लोगों को भी लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, सो जस्ट मूव ओवर इट। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मूव ओवर इट एंड फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट पेपर। क्योंकि बेटा ये बोर्ड्स हैं, जब बोर्ड्स के रिजल्ट आएंगे ना, तब आप लोग देखने वाले हो कि यार ये क्या चक्कर हुआ, ये पेपर तो मेरा बेकार हुआ था, इसमें इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, ये पेपर मेरा इतना अच्छा हुआ था और इसमें मेरे कम मार्क्स आए हैं। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, अब कोई मतलब ही नहीं है मेहनत करने का, अब आप यूं ही पेपर दे रहे हो और पता चले आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए और बाकी चैप्टर्स जो आपको अच्छे से आप कर सकते हो उनमें आपके कम मार्क्स आए, तो तब आप लोगों को ज़्यादा दुख होने वाला है। सो जस्ट मूव ओवर इट। आप लोगों के सबके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जस्ट मूव ओवर इट एंड फोकस ऑन दी नेक्स्ट पेपर। और आज हम करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फेओल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं F.W. टेलर के बारे में कि F.W. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट लेके आया वो क्या कंसेप्ट था। तो सबसे पहले तो हम F.W. टेलर इनके बारे में जान लेते हैं। सो बेटा, ही वॉज एक्चुअली बॉर्न इन 1856 इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये 1856 में इनका जन्म हुआ था। एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही हैड एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्योंकि इनका एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इन्होंने मैनेजमेंट के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप करी। और इन्होंने कैसे करी उन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को डेवलप किया? इन्होंने मन में आया और इन्होंने लिखते चले गए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। बेटा, ये एक फैक्ट्री में गए, वहाँ पे इन्होंने वर्कर्स को ऑब्जर्व करा कि कोई वर्कर उस काम को किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, उसको उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, कितने ब्रेक्स ले रहा है वो उस काम करने में। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं है, अगर लड़ाई है तो क्यों है। इन्होंने सब चीज़ों को ऑब्जर्व करा और उसके बाद में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी। क्या दी इन्होंने? दो चीज, एक तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एक साइंटिफिक टेक्निक्स। क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करा, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? सो योर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी फेज, एवरी स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करते टाइम अगर हम साइंस को लगाएंगे तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। सर मैनेजमेंट करते टाइम हम साइंस को कैसे लगाएंगे? तो वो जब हमारी क्लास पूरी होगी तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टेप में हमने साइंस को कैसे लगाया। टाइम स्टडी क्या होती है, मोशन स्टडी क्या होती है, फैटिग स्टडी क्या होती है। जब हम क्लास पूरी कर लेंगे तब समझ में आएगा। बट एग्जाम में जो आपको लिख के आना है और आपको समझने की जो जरूरत है वो क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में साइंस को लगाएंगे तो वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। तो ये तो बात हुई हमारे F.W. टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक, जो इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर। वो क्या थे? तो ही गेव 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वॉज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये एक ही क्या है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो योर फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो हमारे F.W. टेलर साहब, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनका ये कहना था कि हम जो भी काम कर रहे हैं, एवरी जॉब परफॉर्म्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी पे होना चाहिए, ना कि इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और हिट एंड मिस मेथड्स पे। उनका ये कहना था कि जो भी काम, जो भी जॉब हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे होनी चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब।
रूल ऑफ थंब क्या होता है, अगर कोई भी मैनेजर किसी काम को करने के लिए अपना पास्ट एक्सपीरियंस को लगाए कि मैंने वहां पे इस काम को इस तरीके से करा था, यहां पे भी मैं इस तरीके से करता हूं, ये होता है रूल ऑफ थंब। तो हमारे FW टेलर साहब ने कहा कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने इंट्यूशंस को तो रद्दी में पटक दो और एक साइंटिफिक इंक्वायरी करो कि इस काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, कितने ब्रेक्स होने चाहिए, कैसे वर्कर्स की जरूरत है, क्या उनके पास में होना चाहिए, एक साइंटिफिक इंक्वायरी करो और उसके बाद में ही उस काम को किया जाए। टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी and not on intuition, experience and hit and miss methods. Example, in rule of thumb, standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of his पास्ट एक्सपीरियंस। रूल ऑफ थंब में तो मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता है कि मैंने पहले इस काम को इस तरीके से कराया, इतना टाइम लगाया, इस काम को भी इस तरीके से करूंगा। बट हमारे टेलर साहब ने क्या बोला, टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डेज टारगेट शुड बी फिक्स्ड। उसके बाद में हमको डेज टारगेट को फिक्स करना चाहिए। टाइम स्टडी क्या होता है वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, भी थोड़ी सी देर बाद में। तो ये तो था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वाज गिवन बाय FW टेलर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हमारे FW टेलर साहब का एक फैक्ट्री में जाके जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी वर्कर्स के बीच में, मैनेजर के बीच में कि वर्कर्स कैसे काम वाम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। उन्होंने दो ग्रुप देखे, एक तो है वर्कर्स ग्रुप जो असल में काम कर रहा है और एक है मैनेजमेंट ग्रुप जो उनको मैनेज करने का काम कर रहा है। और उन्होंने ये नोटिस करा कि इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई लगती है। वर्कर्स को तो लगता है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं हमको वर्क का और पैसा भी कम दे रहे हैं, और मैनेजमेंट को लगता है कि ये साले कुछ काम ही नहीं करते, बिना बात की सैलरी उठा रहे हैं, ये हमारी मशीनें खराब कर देते हैं और केयरलेसली काम करते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो हमारे FW टेलर साहब ने एक प्रिंसिपल दिया कि जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हार्मनी के साथ में काम करना चाहिए, एक दूसरे को म्यूचुअल गिव एंड टेक रिस्पेक्ट, आप भी उनकी रिस्पेक्ट दो और आपको भी बदले में रिस्पेक्ट मिले, हमको हार्मनी के साथ में काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हार्मनी के साथ में हमको काम करना चाहिए। जनरली इन एन ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर टू ग्रुप्स, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप है, एक तो वर्कर ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप, एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर। दोनों को लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे ज्यादा काम करवाता है और उसको लगता है ये साले काम नहीं करते। टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। टेलर, ये हमारे टेलर साहब है, ये मैनेजमेंट ग्रुप है, ये वर्कर्स ग्रुप है। टेलर ने बोला कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझसे ज्यादा काम करवा रहे हैं और पैसा कम दे रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये साले काम नहीं कर रहे, बिना बात की सैलरी उठा रहे हैं। दे नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड, देयर सोच टूवर्ड्स ईच अदर। ये आपको एग्जैक्ट शब्द जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वर्कर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, दो तरीके के जो मैं आपके माइंड में फीड कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है। आपको एग्जैक्ट एग्जाम में इस पॉइंट के अंदर लिख के आना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे कि दो तरीके का ग्रुप होता है, एक वर्कर्स ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप, दोनों के बीच में लड़ाई है। टेलर ने बोला कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। Next principle given by FW Taylor was cooperation, not individualism. This cooperation, not individualism, third principle is just an extension of harmony, not discord. जो हम अभी सेकंड प्रिंसिपल पढ़ के आ रहे हैं, ये उसी का एक्सटेंशन है। जो हमने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में पढ़ा ना, ये उसी का एक्सटेंशन है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी दो ग्रुप है, कौन कौन से दो ग्रुप, एक वर्कर्स ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप, दोनों को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म कि हम तो हम है, वो सोच रहा है हम है, हम हमारा काम करेंगे, तुम तुम्हारा काम। एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए कि
मैनेजमेंट ग्रुप को देखना चाहिए कि भाई तुम ढंग से काम कर रहे हो ना, अगर तुमको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताओ, हम कोऑपरेट करेंगे। वर्कर्स को भी बिना बात के स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, बिना बात के कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। अभी तो बोले मैनेजमेंट बोलता है अभी तो तुम्हारी 10% सैलरी बढ़ाई थी, 10,000 से तुम्हारी 15,000 या 12,000 हमने कर दी थी, और वो बोल रहे नहीं हमारी 20,000 करो। तो बिना बात की उनको भी सैलरी नहीं मांगनी चाहिए, बिना बात की स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी उनके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट योर थर्ड प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट individualism says. This principle is the extension of harmony, not discord. According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other. To have cooperation, management should welcome good suggestions of employees and also reward them for their suggestion. Management को workers से भी suggestion मांगनी चाहिए, और अगर वो अच्छा suggestion दे रहे हैं तो उनको reward भी करना चाहिए. At the same time, workers should not go on strike and make unreasonable demands. और workers को भी strike पे नहीं जाना चाहिए, और unreasonable, जैसे मैंने आपको सैलरी का एग्जाम्पल दिया कि हमारी सैलरी बढ़ा के 20,000 कर दो, 40,000 कर दो, ऐसे unreasonable demands नहीं करनी चाहिए. So this was your third principle. Last but not the least, your fourth principle given by F.W. Taylor was development of workers to their greatest efficiency and prosperity. हमारे F.W. टेलर साहब का ये कहना था कि अगर आप किसी को भी जॉब पे ले रहे हो, आप किसी को भी जॉब पे लगा रहे हो, तो वो बहुत ही केयरफुल डिसीजन होना चाहिए। आपको बहुत सोच समझ के उसको जॉब पे लगाना चाहिए। उसको जॉब पे लगाने के बाद में जो आप उसको जॉब दे रहे हो वो उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो इंजीनियर है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस तरीके का काम दो, वो सीए है तो उसको उस तरीके का काम दो, वो कोई कुछ और है एमबीए है तो उसको कुछ मैनेजमेंट का ऐसा काम दो। उसको क्वालिफिकेशन के ऊपर उसको काम देना चाहिए। आपने बहुत ढंग से उसको सोच समझ के लगा भी लिया, उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब भी दे दी, उसके बाद में भी उसकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो अपडेटेड रहे उसकी नॉलेज में। मैं सीए कर लिया, मेरे को जॉब मिल गई, अब 5 साल बाद में जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ टैक्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, वो तो चेंज हो चुका है, तो मेरी बराबर से ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि मेरी जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहे। ये कहना था हमारे F.W. टेलर साहब का। अगर आप ध्यान से उसको जॉब पे लगाओगे, उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसको जॉब दोगे और उसकी ट्रेनिंग भी दोगे, रेगुलर उसकी नॉलेज बढ़े, तो इससे दोनों का फायदा है, वर्कर्स का भी और कंपनी का भी। वर्कर्स का फायदा इसलिए है कि उनकी नॉलेज अपडेटेड रहेगी, वो खुद उनका डेवलपमेंट होगा, और कंपनी का फायदा इसलिए अगर वो एफिशिएंट रहेंगे तो कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज and after selecting they must be given job according to their qualification. उनकी क्वालिफिकेशन पे बेस पे उनको जॉब देनी है। एम्प्लॉइज मस्ट ऑल्सो बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। मैंने आप लोगों को 3 बात बताई मेरे एग्जाम्पल में, तीनों की तीनों आपको लिख के आनी है। मैंने क्या बोला, F.W. टेलर साहब ने बोला सबसे पहले तो बहुत केयरफुल सिलेक्शन करना है उनका, बहुत सोच समझ के उनको लेना है। उनको लेने के बाद में उनको क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनको जॉब देनी है। इंजीनियर है तो वहां पे, सीए है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एमबीए है तो मैनेजमेंट में, और उनको जॉब पे लगाने के बाद में भी उनको ट्रेनिंग देनी है ताकि वो रेगुलरली अपडेट कर पाए अपनी नॉलेज को। एम्प्लॉइज मस्ट ऑल्सो बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। और इससे क्या होगा, दिस विल एंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इससे कंपनी और वर्कर्स दोनों का ही फायदा होने वाला है। सो दीज वर योर 4 प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। हमारे टेलर साहब ने 2 चीज ही दी, एक तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एक हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स। और हमारे टेलर साहब को क्या बोलते हैं, फादर। पर ध्यान रखना, फादर ऑफ मैनेजमेंट मत लिख के आना, फादर ऑफ मैनेजमेंट कोई और था, हेनरी फेयोल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किस चीज का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया था हमारे F.W. टेलर को। तो साइंटिफिक टेक्निक्स जो हमारे टेलर ने दी वो क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स। अब ये क्या है इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शनल फॉरमैनशिप, कि हमारे फंक्शनल फॉरमैनशिप में हमारे टेलर साहब ने क्या कहा। हमारे टेलर साहब का ये कहना था हर काम को करने के लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो उसको उस काम के बारे में बहुत तगड़ी नॉलेज हो, जो औरों को भी बता पाए। तो वो काम करने के लिए वो स्पेशलिस्ट को कैसे हायर करे, तो उन्होंने बेसिकली, जो आज के टाइम पे शायद इतना रेलिवेंट ना हो, पर उस टाइम पे उन्होंने ऐसे बोला,
उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कंपनी को, एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो असल काम करेगा और ये प्लानिंग करेगा। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्लानिंग और ऑपरेशन, और इसके अंदर भी उन्होंने बोला कि 4 एक्सपर्ट तो इसके होने चाहिए और 4 एक्सपर्ट इसके, टोटल 8 एक्सपर्ट होने चाहिए। और उन्होंने कैसे कैसे डिवाइड करा एक्सपर्ट्स को, टेलर सजेस्टेड देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट, एंड फॉर दैट ही सजेस्टेड मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट। उन्होंने मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट बताए। प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ऐसे उन्होंने बोल दिया कि ऐसे 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो कि इंस्ट्रक्ट कर पाए, गाइड कर पाए सबको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। रूट क्लर्क का क्या काम रहेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। इन्होंने बोला एक तो होना चाहिए रूट क्लर्क जिसका काम ये रहेगा कि किसी भी काम को कैसे करना है उसको सेट करने का काम है हमारे रूट क्लर्क का, टू फिक्स अप सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। सपोज आप लोगों की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो आपकी कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसमें इंजन लगना चाहिए, फिर उसमें साइड के गेट लगने चाहिए, फिर उसमें पेंट होना चाहिए, फिर उसकी वो जो होती है ना 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग, ये वो होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को तय करने का काम किसका है, हमारे रूट क्लर्क का, जो कि एक स्पेशलिस्ट होगा। फिर इन्होंने बोला एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसका काम रहेगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये बंदा आएगा फैक्ट्री में और जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर्स को कि तुमको इस तरीके से काम करना है, तुमको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तुमको इतना इस पेट्रोल की टंकी को ऐसे बनाना है, कुछ ऐसे बनाना है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा। इसका ये काम होगा हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। थर्ड स्पेशलिस्ट और फंक्शनल स्पेशलिस्ट, क्या था नाम, फंक्शनल एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट विल बी योर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम रहेगा कि वो टाइम बताएगा कि एक पर्टिकुलर जॉब करने का क्या तो स्टार्टिंग है, क्या उसका कंप्लीशन टाइम है, और एक वो कॉस्ट शीट भी बनाएगा। कॉस्ट शीट बेसिकली बेटा ये चीज तो आज भी होती है, कई सीएस को, सीए में आपने सुना हो तो अगर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को उनको कंपनीज हायर करती है तो बेसिकली कुछ ही नहीं, वो एक तरीके का टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क फंक्शनल एक्सपर्ट ही होते हैं। वो आपने सीएमए के बारे में सुना हो तो, अगर सीए तो आप सब लोगों ने सुन रखा है, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ही इज जस्ट अ फंक्शनल एक्सपर्ट जो कि बताता है कॉस्ट शीट के बारे में। बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती है सीएमएस को कि इतना हमारा कॉस्ट लगना चाहिए और पर्टिकुलरली कॉस्ट पर यूनिट हमारी इतनी आनी चाहिए, अभी हमारी इतनी आ रही है। ये सारी कॉस्ट शीट का काम निकालने का काम होता है हमारे सीएमए का। तो ऐसा एक एक्सपर्ट होना चाहिए, हमारे टेलर साहब ने कहा। एक होना चाहिए डिसिप्लिनियन जो कि चेक करेगा कि हर चीज हमारे सिस्टमेटिक वे में हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, वैसे ही होता है हमारा डिसिप्लिनरियन। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी ये 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। एक तो होना चाहिए गैंग बॉस जो कि मैनेज करेगा सारी मशीनरी, सारी टूल्स हमारे पास में है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो परचेज करके लाएगा कि हमको इंपोर्ट करनी है बड़ी वाली मशीनरी ये कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यहाँ से हमको इंजन्स को लेके आना है, यहाँ से मशीनरी को लेके आनी है। ये सारे काम कौन करेगा, गैंग बॉस फंक्शनल एक्सपर्ट। एक होगा स्पीड बॉस जो कि एश्योर करेगा कि हमारी जॉब कंप्लीटली टाइमली कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमको जून के महीने में 5000 कार्स को बनाना है, हमको जुलाई के महीने में 6000 कार्स को बना के बेचना है, तो टाइमली कंप्लीशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वो तय करेगा हमारा स्पीड बॉस। एक होगा हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम होगा, वो ये एश्योर करेगा कि जो भी मशीन से वो ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही। मशीन्स को खरीद के लाने का काम तो था हमारे गैंग बॉस का। अब वो मशीन्स जो खरीद के ला चुका है गैंग बॉस, वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही, वो करने का काम है हमारे रिपेयर बॉस का। अगर वो सही से नहीं चल रही तो उनको रिपेयर करेगा हमारा रिपेयर बॉस फंक्शनल एक्सपर्ट। द नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। ही विल कीप अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल कि जो भी हम कार्स को बना रहे हैं वो सारी की सारी 5 स्टार रेटिंग की है कि नहीं। सपोज करो आप टाटा नेक्सॉन बना रहे हो, वो 5 स्टार रेटिंग है, कोई एक कार निकल के आ गई जो बेचारी स्विफ्ट की तरह 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग ही हो, तो ये क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने का काम होगा हमारे इंस्पेक्टर का कि हमारी गुड्स सही क्वालिटी के बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ये कहा हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप वाली टेक्निक में एफडब्ल्यू टेलर ने कि उन्होंने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया काम को, एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसके बाद में उन्होंने बोला हर काम का एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए और मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और उन्होंने नाम दे दिया रूट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस वगैरह। आप सब लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
इनको याद करने में मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा है कि आपको जो भी मेन चीज़ है कि हम हर चीज़ ना पढ़ें, आपके एग्जाम बहुत पास में है, तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने लिखा है कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हमारे FW टेलर साहब का ये कहना था कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो बना दिए। आप लोगों की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी तो आप लोगों ने क्वालिटी स्टैंडर्ड तो बना दिया कि हमारी सारी कार 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, सारी कार में ये इंजन लगना चाहिए, सारी कार इस लेंथ की होनी चाहिए, इस विड्थ की होनी चाहिए। प्रोडक्ट में तो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड लगा दिया। हमारे टेलर साहब को कहना था हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये कार इतने टाइम में बन जानी चाहिए, 15 घंटे में ये कार बन जानी चाहिए। अगर ये कार को बनाने में 17 घंटे लग रहे हैं, मतलब आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो। हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सीए बैलेंस शीट बना रहा है, ये 2 महीने में बन जानी चाहिए। अगर ये 3 महीने में बना रहा है यानी कि ये गलत कर रहा है। हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। केवल प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए कि 5 स्टार रेटिंग, इतनी लेंथ, इतनी विड्थ। हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन नॉट ओनली फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बट फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स। हर काम को हमारे करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने मन से सोच के कोई भी स्टैंडर्ड बना दिया, वो साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारे FW टेलर साहब थे ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो भी स्टैंडर्ड आप डेवलप कर रहे हो साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने पता लगाया कि इस सीए को 2 महीने के अंदर अंदर बैलेंस शीट बनानी है, तो आप एक टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो कि जनरली कितना टाइम लगता है और पहले इसको कितना टाइम लगा था, कितने ये ब्रेक्स लेता है। ये सारी टाइम स्टडी, मोशन स्टडी करने के बाद में ही आप एक स्टैंडर्ड को तय करो। To set up standards, managers must make use of study techniques like time study, motion study and fatigue study. Fatigue study होता है थकना। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से डिटेल में, तो ये आप लोगों का सस्पेंस है कि fatigue study क्या होता है। Even modern techniques such as Kaizen, Six Sigma can be used to set up standards. बेसिकली ये कह रहा है कि हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। केवल प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं, हर काम को करने के लिए। और उन स्टैंडर्ड्स को तय कैसे करा जाए? साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। मन से ही तय नहीं करना उन स्टैंडर्ड्स को, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, एंड दैट इज योर वर्क स्टडी। ये मेथड भी कुछ, ये टेक्निक भी कुछ हमारे पहले से आपको मिलती जुलती लगने वाली है। वर्क स्टडी में उसने क्या कहा? सो स्टूडेंट्स, अभी लाइट चले गई थी, सो आई हैव स्टार्टेड द क्लास अगेन। सो वेयर वर वी वर ऑन द थर्ड टेक्निक गिवन बाय FW टेलर, वर्क स्टडी। इस टेक्निक में हमारे FW टेलर साहब ने क्या बोला? He said that जो भी बंदा, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको हम एनालाइज करें, और उसको एनालाइज कैसे करें वो भी उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड योर मोशन स्टडी। फैटिग स्टडी इज नथिंग बट, फैटिग का असल मतलब क्या है? फैटिग मीन्स टू गेट टायर्ड, थकना। फैटिग का मतलब है थकना। जब आप लोग बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो जैसे आप थकते हो, वैसे ही जब एक वर्कर कोई काम कर रहा है, वो बैलेंस शीट बना रहा है या वो कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी वर्कर कोई भी काम कर रहा है तो वो भी थकता है। जब वो थकता है तो वो क्या करता है? तो वो रेस्ट इंटरवल्स लेता है। कोई सुट्टा पीने जाता है, कोई चाय पीने जाता है। तो हमारे टेलर साहब ने बोला कि आप फटीग स्टडी करो, यानी कि वो कितनी देर में थकता है, वो कितने नंबर ऑफ ब्रेक्स लेता है और कितनी देर का ब्रेक लेता है। हमारे फैटिग स्टडी में FW टेलर साहब ने क्या बोला कि वो कितने नंबर ऑफ ब्रेक, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक्स लेता है और कितने टाइम का ब्रेक लेता है। कि आधे घंटे का ब्रेक लेता है या खाना खाने जाता है तो 1 घंटे का ब्रेक लेता है। ये आप एनालाइज करो अपने फैटिग स्टडी में, टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। नेक्स्ट स्टडी वॉज मेथड स्टडी, कि आप इस मेथड स्टडी में ये फाइंड आउट करो कि कोई भी काम को करने की बेस्ट मेथड क्या है, टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। देन द नेक्स्ट वन वॉज टाइम स्टडी, और टाइम स्टडी में आप ये पता लगाओ कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कि इस कार को बनाने के लिए हमको 15 घंटे लगने चाहिए और इस कार को बनाने के लिए हमको 20 घंटे लगने चाहिए, इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमको 10 दिन लगने चाहिए, 15 दिन लगने चाहिए। एक स्टैंडर्ड टाइम पता कर लो, एक काम को करने को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए, वो पता लग जाएगा टाइम स्टडी में।
सपोज कोई वर्कर्स है, उनको कार बनाने का काम दे दिया, वो 1 महीने में कर रहे थे और आपको लग रहा कि हाँ ठीक है काम तो हो ही रहा है। जब आपने टाइम स्टडी करी तो आपको पता चला कि स्टैंडर्ड टाइम तो 14 दिन ही होना चाहिए, ये 16 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं ले रहे हैं उस कार को बनाने में, तो 16 दिन की उनकी सैलरी बिना बात की जा रही है। तो टाइम स्टडी से आपका जो अनप्रोडक्टिव जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ेगा। ही ऑल्सो गिव दिस मोशन स्टडी कि कोई भी वर्कर अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसके मूवमेंट्स देखो कि वो वर्कर कैसे काम कर रहा है। पहले वो पाना कहाँ से लेके आ रहा है कार को लगाने के लिए, वो टायर कहाँ से उठा के ला रहा है, वो कौन सी चीज कहाँ से ला रहा है, कौन सी चीज कैसे लगा रहा है, ये सारे मूवमेंट्स जो है वर्कर के, ये आप एनालाइज करो मोशन स्टडी के अंदर। अब ये सारी चीज़ें इजी सी थी, आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। फैटीग का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, थक जाता है और थकता है तब वो रेस्ट लेता है, तो वो पता लग जाएगा हमारे फैटीग स्टडी में। मोशन स्टडी को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को कैसे एनालाइज करेंगे। तो हमारे टेलर साहब ने क्या करा, टेलर साहब ने बोला कि आप एक एवरेज वर्कर का काम देखो कि वो जब उस कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो टायर कहाँ से उठा के ला रहा है, वो पाना कहाँ से उठा के ला रहा है, वो कैसे उसको लगा रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है टायर को उठा के लाने में, पाने को उठा के लाने में, और उसके सारे मूवमेंट्स को प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में डिवाइड कर दो कि ये काम तो था आपका प्रोडक्टिव, ये मूवमेंट तो था प्रोडक्टिव, और ये चलना, ये बिना बात के वहां पे बार बार पाने को लेके जाना, ये आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था। तो आप लोग क्या करोगे, जब आपने उसको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में डिवाइड कर दिया कि यार इसको बार बार इतनी दूर टायर लेने या पाना लेने जाना पड़ता है, क्यों ना हम टायर और पाने को यहीं पे लाके रख दे, पास में एक शेल्फ बना दे, वहां से इसका ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बन जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर इस मोशन स्टडी से क्या ही फायदा हुआ होगा, बट मैं आप लोगों को बताऊं, टेलर ने ब्रिक लेयरिंग में ये मोशन स्टडी करी थी और उसने वर्कर्स के 18 मोशंस को केवल 5 मोशंस पे लेके आ गया था, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी थी वो 4 टाइम्स से बढ़ गई थी। जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी थी वो 4 टाइम्स से बढ़ गई थी हमारे मोशन स्टडी के करने के वजह से। सो ये थी हमारी थर्ड टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर दैट यू पीपल शुड कंडक्ट अ वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी के अंदर आप फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, चारों स्टडी कंडक्ट करो। फटीग स्टडी का मतलब थकना। जब वर्कर थकता है तो वो क्या लेता है, रेस्ट इंटरवल, कोई सुट्टा मारने जाता है, कोई खाना खाने जाता है, तो वो कितनी बार और कितनी देर का रेस्ट इंटरवल ले रहा है ये पता लगाओ फटीग स्टडी में। मेथड स्टडी में पता लगाते हैं कि किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है, वो पता लगेगा हमारे मेथड स्टडी में। टाइम स्टडी में किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, जैसे वो वर्कर्स कार को बनाने में 30 दिन ले रहे थे, असल में स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस ए कार इज ओनली 14 डेज। तो आप एक स्टैंडर्ड टाइम पता लगाओ हमारी टाइम स्टडी में। और मोशन स्टडी में आप एक एवरेज वर्कर के मूवमेंट्स को एनालाइज करो और उन मूवमेंट्स को आप डिवाइड करो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वेज में। जो अनप्रोडक्टिव है उनको डिलीट करो, इससे असल में क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो दिस वाज योर फोर्थ टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब का ये कहना था कि जो पीस वेज सिस्टम है, जो आप सैलरी दे रहे हो, जो तनख्वाह दे रहे हो वर्कर्स को, वो डिफरेंशियल होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जो एफिशिएंट वर्कर्स है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो ज़्यादा मिलनी चाहिए, और जो इनएफिशिएंट है, जो बुरा काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कम मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमारे टेलर साहब ने क्या करा, उन्होंने बोला आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए एक स्टैंडर्ड सैलरी को तय कर दो कि 20,000 कार को बनाने के लिए, 20,000 सोप्स को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इतने गुड्स को बनाने के लिए 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। ये आपने स्टैंडर्ड सैलरी तय कर दी, 1 लाख रुपए सैलरी। अब जो भी इस स्टैंडर्ड आउटपुट से अच्छा काम कर रहा है, 20,000 से ज्यादा कार्स बना रहा है, उसको तो 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी दो। और जो भी इस स्टैंडर्ड आउटपुट से बेकार काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, उसको आप 1 लाख रुपए से कम सैलरी दो। देयर शुड बी ए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि जो सैलरी है वो एफिशिएंट वर्कर्स को तो ज्यादा मिलनी चाहिए और इनएफिशिएंट वर्कर्स को कम मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर्स है वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, और जो इनएफिशिएंट है वो भी अच्छा काम करने की सोचेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर सबको बराबर सैलरी मिलेगी तो एफिशिएंट सोचेगा यार मैं ही क्यों करूं अच्छा काम, इसको भी वही 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और इनएफिशिएंट सोचेगा कि यार कम काम करने पे भी मिल रहे हैं तो क्यों करा जाए ज्यादा काम।
सो हमारे टेलर साहब का ये कहना था कि एफिशिएंट को तो अच्छी सैलरी दो और इनएफिशिएंट को कम सैलरी। इट एम्फसाइजेज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज and to adopt differential wage system, Taylor suggested that company must fix a standard rate of wage। एक standard rate of wage, एक standard salary को तय करो, जैसे हमने हमारे एग्जांपल में standard salary तय करी 1,00,000 रुपए फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्टैंडर्ड आउटपुट 20,000 कार्स को बनाने का। वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड टारगेट, जो 20,000 से ज्यादा कार्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मस्ट बी पेड विथ हायर रेट ऑफ वेज, उनको 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा की सैलरी दो। एंड दोज हु आर प्रोड्यूसिंग लेस मस्ट बी पेड विथ अ लेस रेट देन स्टैंडर्ड, जो भी उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20,000 कम से, स्टैंडर्ड आउटपुट से कम, उनको सैलरी भी 1,00,000 रुपए, हमारी स्टैंडर्ड सैलरी 1,00,000 रुपए से कम ही मिलनी चाहिए। दिस वॉज योर फोर्थ टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलते हैं हमारी फिफ्थ टेक्निक के ऊपर, एंड दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास के शुरू में जब हम प्रिंसिपल्स कर रहे थे तब मैं बता चुका हूँ कि टेलर ने क्या एनालाइज करा था, क्या ऑब्जर्व करा था कि एक फैक्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक वर्कर्स ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप। वर्कर्स ग्रुप को तो ये लगता है कि ये मैनेजमेंट ग्रुप हमारा दुश्मन है, और मैनेजमेंट ग्रुप को ये लगता है कि ये वर्कर्स ग्रुप हमारा दुश्मन है। दोनों में 36 का आंकड़ा है। मैनेजमेंट ग्रुप तो सोचता है कि ये निठल्ले हैं सारे, कुछ काम धाम करते नहीं और बिना बात की सैलरी लेते हैं, हमारी मशीन्स को और खराब कर देते हैं। और वर्कर्स ग्रुप समझता है कि ये हमसे इतना काम करते हैं, हमको ओवरबर्डन कर देते हैं, 8 घंटे का काम है मेरा और ये मुझसे 10-10 घंटे काम करवाते हैं और मुझको सैलरी भी कम देते हैं। तो दोनों के बीच में राइवलरी है। हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर का साहब का ये कहना था, देयर शुड बी ए मेंटल रेवोल्यूशन। दोनों को अपने प्रति जो एटीट्यूड है, जो सोच है, उसको चेंज करने की जरूरत है। मैनेजमेंट को भी उनसे के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, और जो वर्कर्स है उनको भी मैनेजमेंट के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। अनरीजनेबल स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशंस workers feel that management exploits them, overburdens them with excess work and pays them less। हमको ज्यादा काम करवाते हैं और हमको पैसा भी कम देते हैं, ऐसा सोचना है वर्कर्स का। एंड मैनेजमेंट फील दैट वर्कर्स ग्रम्बल, डैमेज इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। और मैनेजमेंट का ये सोचना है कि ये जो वर्कर्स है ना, ये काम धाम नहीं करते, हमारी मशीनरी को खराब करते हैं और केयरलेसली काम करते हैं। टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रेस्टिकली, कि दोनों के दोनों ग्रुप को अपनी सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको उनके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, और मैनेजमेंट ग्रुप को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, और वर्कर्स ग्रुप को भी समझना चाहिए कि ये हमको ओवरबर्डन नहीं कर रहे, अभी जरूरत है काम करने की, और ये हमको सैलरी भी बराबर से देने। दे नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड drastically। So these were some of the techniques given by, हम प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं, हम टेक्निक्स भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही छोटा सा, इजी सा, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, की जो हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दिए, उसको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाए तो उसको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला तो इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपने टाइम स्टडी करी, मोशन स्टडी करी, आपने क्या बोलते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट ग्रुप का जो मेंटल रिवोल्यूशन लिया आया, तो इसकी वजह से जो बिजनेस की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। पहले उसी काम को करने में 30 दिन लग रहे थे, अब उसी काम को करने में केवल 14 दिन 15 दिन ही लगेंगे। योर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड। सेकेंड, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। पहले आप लोगों को 30 दिन की सैलरी देनी पड़ रही थी, अब आप लोगों को 14 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी, तो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो फर्म एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती है, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो और जगह इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और वो और जगह इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो और बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म कैन कैप्चर बिगर शेयर इन मार्केट। और ये तो फायदे थे बेटा हमारी कंपनी के। इट ऑल्सो इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वर्कर्स को भी ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो हम ऑलरेडी टेक्निक पढ़ के आ चुके हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा की गई,
इसके वजह से वर्कर्स को भी ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट 20,000 कार बनाएंगे तो 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, और मेरी बेटी की शादी है, मेरे को मेरी बहन की शादी करनी है, तो क्यों ना मैं 40,000 कार बनाऊं तो मेरे को 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की सैलरी मिलेगी, तो वर्कर्स को भी ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ योर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एक छोटा सा टॉपिक, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। ना तो ये आप लोगों के कोर्स में है, मेरे को मन तो बहुत था कि मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊं, बट क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास में है और आप लोगों के कोर्स में भी नहीं है, बस केवल आपको नॉर्मल बता रखा है कि हाँ भाई ये मॉडर्न टेक्निक्स है। हम लोगों ने कुछ इनमें से कुछ डिटेल में पढ़ रखा। हमारे सीए के टाइम पे कोर्स था, आईपीसीसी के टाइम पे, शायद अब वो सब्जेक्ट हट चुका है सीए में से भी, बट आप लोग भी जब आगे जाओगे अपने कॉलेजेस वगैरह में और कोई पढ़ाई करोगे तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी के लिए आप लोगों को केवल इतना जानना जरूरी है कि दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। अगर आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे काइजन में आपको ये जानना जरूरी है, इट इज़ जस्ट अ जापानीज वर्ड जो कि कहता है चेंज फॉर बेटर। एक काइजन एक टेक्निक होती है, एक 6 सिग्मा टेक्निक होती है, विच क्या होता है 6 सिग्मा से, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस। क्वालिटी अच्छी करने के लिए एक 6 सिग्मा टेक्निक होती है। अगर आप लोग को एक ऐसी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैं बता दूं तो 6 सिग्मा जो भी कंपनीज अचीव कर लेती है तो वो ऐसे कहा जाता है, इफ देयर आर 3.4 डिफेक्ट्स पर 10 लाख प्रोडक्ट्स। अगर आप 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 लाख बिस्किट बनाए, 10 लाख सोप बनाए, और उसमें से केवल 3.4% भी नहीं, 3.4 यानी कि 3.4 लक्स के साबुन, अगर 10 लाख लक्स के साबुन बने और उसमें से केवल 3.4 ही खराब बन रहे हैं, तो यानी कि आपकी कंपनी ने 6 सिग्मा अचीव कर लिया है। सो दिस वाज 6 सिग्मा। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टडी। इन्वेंट्री का मतलब होता है अपना स्टॉक, उसको उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग होता है। या आप अपने सीए में, और ये सीए के अलग अलग सब्जेक्ट्स जो कि अब हट चुके हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को ये सब चीज़ें मिल जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। डिटेल में आप लोगों की नहीं है, बट नाम आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स। हमने एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अगर आप लोगों को पहले के कोई भी चैप्टर्स में कोई डाउट आया हो, वैसे तो आई गेस आप लोगों को नहीं आया होगा डाउट, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिटेल में समझाया। फिर भी आप लोगों को डाउट आया हो तो कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर all of your doubts, and thank you very much and best of luck, all the very best। बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आना। थैंक यू वेरी मच।